हेलो जी। तो आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और पीएसयू सेक्टर बैंक के बारे में। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत ही घटिया रिजल्ट दिया है। मतलब क्या ही बोले, हर ऑलमोस्ट सारे के सारे पीएसयू बैंक की यही हालत है। एक एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरूर ऐसा है जो अच्छा लोन बुक ग्रोथ लेके आता है, अच्छा रिजल्ट देता है, बट बाकी सब में तो यही घिसा पिटा हाल है। अगर आप पीएनबी उठा लो, पीएनबी 8 साढ़े 8% का ग्रोथ दिखाता है लोन बुक में। अगर मैं इसकी बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, तो 8.1% का ग्रोथ आया। मतलब बिल्कुल हाल खराब है। चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1,30,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। और अब आ जाते हैं हम नंबर के ऊपर। अब देखो, उससे पहले हम एक थोड़ा सा एक एक समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके का नंबर हम अच्छा मानेंगे, किस तरीके का बुरा मानेंगे। हम इसको अच्छा और बुरे की कैटेगरी में किस तरीके से डाल रहे हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैटेगराइजेशन कैसे हो रहा है वो थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर मैं आज बात करूं तो 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका लोन बुक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन बुक साइज है 10 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक है एचडीएफसी बैंक। उसका जो लोन बुक साइज है वो करीबन करीबन 27-28 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट 2.5-3 टाइम्स का उसका उसका लोन बुक बड़ा है। तो बेस एचडीएफसी बैंक का बड़ा है। अगर हम बात करें देश का सबसे बड़ा बैंक जो जो भी पीएसयू बैंक की है, एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन बुक साइज की बात करें तो वो है 36 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का। मतलब वो 3.5-4 गुना ज्यादा बड़ा उसका लोन बुक का बेस है। तो आप बेस का बहाना नहीं मार सकते। तो जो अगर हम दोनों के एवरेज ले लें, एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ रेट का और एसबीआई की ग्रोथ रेट का एवरेज लें, तो हमें पता चलेगा कि पूरा का पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का जो एवरेज ग्रोथ रेट निकल के आएगा वो आएगा 15-16% के बीच में। अगर अब आप 15-16% से कम रेट पे ग्रो कर रहे हो तो उसमें आप ही की कमी है। आप अच्छा रिजल्ट नहीं पोस्ट कर रहे, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा टेम्परेरी चीज हुई है जिस वजह से आपका डाउन है, वापस ऊपर आ जाएगा, वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। बट आप लगातार यही रिजल्ट दिखाए जाओ और इसी रिजल्ट पे खुशी मनाए जाओ, तो ये बहुत ही बेकार रिजल्ट है। अगर आप 15% का भी लोन बुक ग्रोथ रेट लेके नहीं आ रहे। देखो, पैसा बनेगा ग्रोथ से। अब अगर हम एक चीज समझें कि एसबीआई लेके अगर मेरे को 15% का ग्रोथ मिल रहा है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों लूंगा। मेरे को अगर एचडीएफसी बैंक लेके 16% का ग्रोथ रेट मिल रहा है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों लूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा छोटा कंपनी है, उससे छोटा कंपनी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि वो ज्यादा रेट पे ग्रो करेगा, जिससे मेरे को कंपेरेटिवली ज्यादा पैसा पैसा बनाने का मेरे को मौका मिलेगा, मेरा ईपीएस में ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा शुड ग्रो एट अ हायर रेट दैन द लाइक्स ऑफ एसबीआई एंड एचडीएफसी। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वो लोग ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, वो लोग मेरे को ज्यादा ईपीएस ग्रोथ ला के दे रहे हैं एज कम्पेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैं यहाँ पर पैसा डालने की कोशिश, मतलब सोचूंगा भी क्यों। तो मतलब इसीलिए बहुत ही खराब रिजल्ट, बहुत ही खराब रिजल्ट। चलो फिर भी देख लेते हैं। अगर हम लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो लोन बुक ग्रोथ आया 8.1% ऑन अ वाई वाई लेवल। डिपॉजिट ग्रोथ आया 8.9% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब आप ये कह लो कि भाई डिपॉजिट ग्रोथ रेट ज्यादा था लोन बुक ग्रोथ रेट से, तो आप ये लंबे बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो। अरे तो भाई, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इन सारी चीजों का। ठीक है, आपका 8.9% के आसपास का डिपॉजिट ग्रोथ रेट आ गया और 8.1% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ रेट आ गया। इसमें इसमें ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा रिजल्ट ऐसी तैसी ही है। अगर हम बात करें, पैट वेंट अप बाय 9.5% ऑन अ वाई वाई लेवल और लोन बुक का साइज पहुंच गया है 9.9 लाख करोड़ रुपीस। तो मतलब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक पहुंच गया है। और पैट बढ़ा 9.5% से। अब देखो, जितने भी पीएसयू बैंक थे सबकी पुरानी हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। ग्रॉस एनपी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, नेट एनपी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो अब क्या कर रहे थे ये लोग, अपनी एसेट क्वालिटी सुधारे जा रहे थे और इससे इनको पैट का ग्रोथ मिलता जा रहा था। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में ये कहानी खत्म हो चुकी है। जैसे हम बोल ही रहे थे कि अगर आप लोन बुक ग्रोथ नहीं लाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको एसेट क्वालिटी सुधारने से ग्रोथ मिलना, पैट में ग्रोथ मिलना बंद हो जाएगा। अभी आप देखो, आप कोई भी पीएसयू बैंक उठा के देखो, जैसे चलो अपन पीएनबी का एग्जांपल लेते हैं। तो पीएनबी में पार्ट का ग्रोथ रेट आपको काफी ज्यादा मिलेगा। पार्ट शायद उसका बढ़ रहा है 15-16% के आसपास उसका पार्ट बढ़ रहा है। बट वो हो क्यों रहा है? क्योंकि उनको प्रोविजन में से पैसा मिले जा रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी सुधरती जा रही है, तो वो अपने प्रोविजन कम करे जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो प्रोविजन कम कर रहे हैं तो वो पैसा जुड़ के उनके पार्ट में आए जा रहा है, आए जा रहा है। तो अगर अगर आपकी एसेट क्वालिटी एक बार सुधर जाएगी, स्टेबलाइज कर जाएगी, तो उसके बाद तो आप प्रोविजन में से पैसा निकाल नहीं सकते। उसके बाद तो आपका आपका पैसा बनेगा तभी जब आप अपनी लोन बुक ग्रोथ रेट लेके आओगे। और लोन बुक ग्रोथ रेट इनकी आ ही नहीं थी, बिल्कुल हवा टाइट है इनकी। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो गई। अब इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज करने लग गई है। इसकी वजह से इनको प्रोविजन में से पैसा नहीं मिल रहा, और प्रोविजन से पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए पैट भी नहीं बढ़ रहा। पैट भी आप देखो 9.5% के आसपास से बढ़ा है। जो पहले, अगर अगर हम इससे इससे 3-4 क्वार्टर पहले की बात करें ना, तो प्रोविजन से इनको और भी ज्यादा पैसा मिलता था, और ज्यादा पैसा मिलता था। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ रेट इन पैट बहुत ज्यादा आता था। मतलब 12-13-14-15% के आसपास का भी रेट ऑफ ग्रोथ आ जाता था पैट में लोन बुक में नहीं, पैट में।
तो इस वजह से हमें ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, बट अब उसकी उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। इनका हम लोन बुक सेगमेंटेशन समझे तो 82% लोन तो है इनका डोमेस्टिक, और बचा हुआ 18% है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये लोग कीनिया वीनिया में भी जाके इन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, और हर पीएसयू बैंक करता है, छोटा छोटा डिवीजन खोल लेता है अपना बाहर, और उसमें कोई ग्रोथ तो आ नहीं रहा। ग्रोथ तो पूरे में ही नहीं आ रहा, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों में कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बुक बढ़ा इनका 8.5% ऑन वाई वाई लेवल से, और इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ा इनका 6.5% ऑन वाई वाई लेवल, मतलब 8.5% और 6.5% का ग्रोथ लेके आ रहे हो, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है आपका। अगर हम इनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स रोज बाय 40 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ वाई वाई लेवल एंड रिमेन स्टेबल ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, और अब है 5.06% पे। मतलब कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स तो इनका, मतलब जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो तो इनका बहुत ही सस्ते लेवल पे है, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा, मतलब 0.4% के आसपास से बढ़ा, और इन्होंने उसके सामने यील्ड्स नहीं बढ़ाया, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग फंडिंग तो ऊपर हो गया, और उसके सामने आपने जो लोन दे रहे हो उसकी यील्ड नहीं बढ़ाई, तो आपको थोड़ा सा निम्स में कंप्रेशन देखने को मिला। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यील्ड बढ़ाया बस 15 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.4% का इंक्रीमेंट आया था आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग में, और आपने अपने जो सामने कस्टमर को लेंड करते हो उसका यील्ड बढ़ाया मात्र मात्र 0.15% से। तो ये जो बीच का फिगर है, ये आपने घाटा उठाया। तो इसीलिए हमें देखने को मिल रहा है कि इनके निम्स घट गए, और इनके निम्स ड्रॉप्ड बाय 9 बेसिस पॉइंट्स, और अब है 3.18% के आसपास पे। तो यहाँ पर भी इनको समस्या आई। अगर इनके कासा रेशो की बात करें तो कासा रेशो भी बिगड़ गया। अब कासा रेशो क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट्स, दीज आर चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। अब बैंक क्या कर रहा है? बैंक के लिए रॉ मटेरियल है पैसा, तो उसको जितना सस्ता रेट पे पैसा मिलता जाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा है, उतने कंपेटिटिव रेट पे वो आगे कस्टमर को पैसा लेंड कर पाएगा। अब सपोज सपोज आपके सड़क के सामने चार बैंक है, एक एचडीएफसी है, एक आईसीआईसीआई, एक एसबीआई और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। आप चारों के जाओगे, आप चारों के होम लोन के रेट को कंपेयर करोगे, जिसके पास सबसे सस्ता लोन मिल रहा होगा आप जाके उससे ले लोगे, उसमें आपको कोई माथाफोड़ी नहीं करोगे कि भाई मैं तो एसबीआई से ही लोन लूंगा, या फिर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लूंगा, जिस पे सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा होगा, आप उठा के उससे लोन बुक कर दोगे। तो इनके लिए रेट भी कंपेटिटिव होना जरूरी है। तो अगर आपका जितना अच्छा खासा होगा, आपके पास उतने ही सस्ते फंड्स होंगे, और जितने सस्ते फंड होंगे उतने कंपेटिटिव रेट पे आप लोन दे पाओगे। तो इसलिए इसलिए कासा इंपॉर्टेंट है, और इनका कासा घट गया। अब देखो कुछ कुछ बैंक्स में अभी हमें कासा में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये घट क्यों रहा है? क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट चल रहा था अभी तक, तो सब लोग जाके देख रहे थे कि एफडी में हमें 8.5 9 9 9.5% के आसपास का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जा जाके सब लोग अपनी एफडीआई बुक करा रहे थे। इसकी वजह से हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा था फ्रॉम फ्रॉम कासा डिपॉजिट्स टुवर्ड्स टर्म डिपॉजिट्स। एफडी वाले में हमें ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा था कस्टमर का, वहां पर ज्यादा ग्रोथ आ रही थी। बट अभी भी इनका कासा घट ही रहा है। कुछ कुछ बैंक्स का कासा सुधरने लगा है, बट इनका अभी भी खराब ही हुआ, और इनका ड्रॉप हो गया बाय 71 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.7% के आसपास से कासा गिर गया, और अब 40.62% पे आ गया। अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए तो 29% है रिटेल लोन्स, 41% है कॉर्पोरेट लोन्स, 16% है एग्रीकल्चरल लोन्स, और बचे हुए 14% है हमारे एमएसएमई लोन्स। और इन्होंने अभी कुछ कुछ 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक एक एक्सटर्नल एक्विजिशन भी किया लोन्स का, जो रिटेल वाले सेगमेंट में आके जुड़ेंगे। बट ठीक है, उनको भी देखेंगे, उनकी भी क्या कहानी है। अगर मैं बात करूं, जो इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ना, वो है गोल्ड लोन का। एग्रीकल्चर में भी गोल्ड लोन देते हैं, और ये रिटेल के अंडर एक सब डिवीजन है, उसमें भी गोल्ड लोन देते हैं। रिटेल में तो खैर जो आपका व्हीकल लोन हो गया वो भी देते हैं, जो पर्सनल व्हीकल लोन हो गया वो भी देते हैं, होम लोन भी देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देते हैं, बट सब सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है। 1%, 2%, 1.5%, 2.5%, 2.5% से ज्यादा किसी में ग्रोथ रेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड डिवीजन ऐसा है जो 38% ग्रो कर रहा है, बट उसका बेस इतना छोटा है कि पूरी की पूरी ग्रोथ रेट पे कोई फर्क ही नहीं डाल पाता। अब आप देखो, पूरा का पूरा बैंक का लोन बुक बढ़ा सिर्फ 8.1% से, और उसमें गोल्ड बढ़ रहा था 38% से, तो क्या ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। तो यही थी कहानी। और अगर उसके बाद हम बात करें कॉर्पोरेट की, तो कॉर्पोरेट वाली बुक तो डिग्रू कर गया बाय 6.5%, तो कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी खराब है। ऊपर से कॉर्पोरेट में यील्ड भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए थोड़ा कॉर्पोरेट से शिफ्ट होकर रिटेल की तरफ जाते जा रहे हैं। आप देखोगे पीएसयू बैंक जनरली कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा लेंडिंग करके रखते थे, और अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स रिटेल, थोड़ा सा ज्यादा रिटेल फोकस्ड, रैम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो रैम का क्या मतलब हो गया? रिटेल, एग्रीकल्चरल एंड एमएसएमई। तो एमएसएमई की तरफ थोड़ा सा ये लोग ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये देखने को मिला कि कॉर्पोरेट लोन बुक घट गया बाय 6.5%, और रिटेल वाले में ही ग्रोथ हमें आती हुई दिख रही है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी इनका इंप्रूव किया ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस एनपीए नंबर इंप्रूव किया फ्रॉम 3.5% टू 2.8% ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड इंप्रूव फ्रॉम 2.9% टू 2.8% ऑन अ क्वार्टर लेवल। और नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे फ्लैट था, और वाई वाई लेवल पे इंप्रूव कर गया, और अब पहुंच गया है
0.7% के आसपास, मतलब अब एसेट क्वालिटी में इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता। अब आप पैट की ग्रोथ एसेट क्वालिटी सुधार के ला नहीं सकते। अब आप बताओ, अब चलो नेट एनपीए इन्होंने पीसीआर इतना अच्छा मेंटेन करके रख रखा है, तो नेट एनपीए इनका 0.7% के आसपास का इनका नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए आप थोड़ा सा और नीचे ले जाओगे, अंडर 2% ले आओगे आप उसको, बट उससे कितना ही ग्रोथ आ जाएगा। आप अगले अगले 5 साल तो आप पैट का ग्रोथ लेके नहीं आ सकते ना, आप अपनी एसेट क्वालिटी सुधार के। अब तो आपका जो ग्रोथ आएगा वो आपकी लोन बुक ग्रोथ से ही आएगा, और लोन बुक ग्रोथ आपकी बिल्कुल ऐसी तैसी हुआ हुआ है वहां पर, तो लोन बुक ग्रोथ तो आपका है ही नहीं, इसलिए आपका रिजल्ट ही इतना बुरा आ रहा है। इन्होंने अपना पीसीआर अच्छा मेंटेन कर रखा है, 93% के आसपास का पीसीआर मेंटेन कर रखा है। यहाँ पर अब पीएसयू बैंक्स में एसेट क्वालिटी में कोई समस्या आ नहीं रही है। आप सब सारे के सारे पीएसयू बैंक्स देखो, सब अपने 90% से ऊपर का पीसीआर बना के चल रहे हैं। किसी का 90% है, 95% है, 99% तक भी पीसीआर लोग बाग बना के चल रहे हैं। तो ठीक है, आपने एसेट क्वालिटी सुधार के बहुत अच्छा काम कर लिया है, बट अब आपको नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ तो मिलेगा लोन बुक ग्रोथ से, और आपकी लोन बुक ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ये चीज, यही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि आपका अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा वो आएगा लोन बुक से, और लोन बुक में आपका कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ आप काम करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ अपने अभी तक मजे ले रहे थे कि आपकी एसेट क्वालिटी सुधरे जा रही है और पार्ट आपका बढ़ते जा रहा है, बट अब वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी ऑलरेडी एसेट क्वालिटी एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी। इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने में आपको बहुत जोर आएगा, और जो छोटा मोटा इंप्रूवमेंट आप ले आओगे उससे कोई धमाकेदार पार्ट में ग्रोथ आ नहीं जाएगा। अगर मैं इनके एनपीएस की बात करूं, तो एनपीए इनका ज्यादातर आ भी रहा है कॉर्पोरेट और एमएसएमई सेक्टर में से, और एमएसएमई में तो अभी भी और स्थिति खराब ही होती जा रही है। अगर हम फ्रेश स्लिपेजेस देखेंगे तो कॉर्पोरेट वाली फ्रेश स्लिपेजेस तो डाउन हो गई हैं, बट एमएसएमई वाली अभी भी ऊपर गई है, और ओवरऑल कंपनी के लेवल पे भी थोड़ी सी स्लिपेजेस बढ़ी हैं क्यू वन में। चलो, थोड़ा बहुत स्लिपेजेस पढ़ने को तो हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि क्यू वन में हीट वेव था, थोड़ा सा कलेक्शन एफिशिएंसी इफेक्ट हुआ, इलेक्शन वाला सीजन भी था, और वैसे भी स्लगिश क्वार्टर रहता है, तो क्यू वन एक बार छोड़ भी दें तो भी हालत तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें तो ये भी एक कंग्लोमरेट बिजनेस है, इनके अंडर भी बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, कार्ड का बिजनेस चलता है, इंश्योरेंस का बिजनेस चलता है, बट सब में ही हालत खराब है। एक कार्ड वाला डिवीजन जरूर इनका अच्छा किया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस वाले बिजनेस की। तो इनका एक लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, उसने अपना मार्केट शेयर ही लूज कर दिया। वो पिछले साल Q1 FY24 में करीबन करीबन 2-2.5% के आसपास का मार्केट शेयर लेके बैठा था, उसका मार्केट शेयर आधा हो गया, 1.2% के आसपास का उसका मार्केट शेयर हो गया। उसमें प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ा, क्योंकि जो आपने एक्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी थी उसका प्रीमियम का रिन्यूअल आया, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट तो बढ़ गया, बट आपने कोई एक्स्ट्रा मार्केट शेयर गेन नहीं किया, आपने कोई नई पॉलिसी का रेट बेचने का रेट आपका बढ़ा नहीं, तो वहां पर भी हालत खराब है। एक जो इनका कार्ड वाला डिवीजन है वो जरूर अच्छा कर रहा है, जैसे एसबीआई कार्ड्स का एक कार्ड वाला डिवीजन है ना, तो जैसे एसबीआई है, एसबीआई का एसबीआई कार्ड्स नाम से, उसका भी हमने एनालिसिस कर रखा है Q1 का। तो एसबीआई कार्ड्स का जैसे बिजनेस है, सेम इनका भी बिजनेस है कि ये अपने अंडर बैंक ऑफ बड़ौदा के और बाकी सारे बैंकों के भी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा वाले कस्टमर को ही बेचे, बाकी बैंकों के भी और बैंक ऑफ बड़ौदा के भी कस्टमर को ये क्रेडिट कार्ड वगैरह बेचते हैं। तो यहाँ पर फिर भी ग्रोथ आया, 29% का कार्ड डिस्बर्समेंट में ग्रोथ आया, तो यहाँ पर फिर भी काम अच्छा हुआ। यहाँ पर भी प्रॉफिट करीबन 700% से बढ़ गया, क्योंकि बहुत छोटा बेस है, तो प्रॉफिट 7 गुना हो गया हो ना वाई वाई लेवल। तो यहाँ पर फिर भी ग्रोथ था, बाकी और कहीं भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। इनके पांच छह सब्सिडरीज है और जॉइंट वेंचर है, सब में हालत खराब है, सब में हालत खराब है, किसी में ग्रोथ हमें देखने को ही नहीं मिल रहा। अब फाइनली अगर हम नंबर की बात करें, तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का बढ़ा बाय 5.5% ऑन अ वाई वाई लेवल, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज डाउन बाय 8.5% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका घट गया 8.5% से, बट उसके बाद भी आपने क्या किया, उसके बाद भी आपका पैट बढ़ गया 9.5% से। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने प्रोविजन में से पैसा निकाल दिया। अब आपने प्रोविजन में से पैसा निकाल दिया, इसलिए जाके वो आपके पैट में घुस गया, और पैट में घुस गया, इसकी वजह से आपका पैट बढ़ गया। तो आपको पैट का ग्रोथ सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि आपकी थोड़ी सी एसेट क्वालिटी और इंप्रूव हो गई, और आपने प्रोविजंस कम कर दिए। बट ये काम आप और कितने टाइम तक कर पाओगे, बात ये है। आपने आज तो 9.5% का पार्ट का ग्रोथ दिया है, बट क्या आप नेक्स्ट क्वार्टर में ये काम कर पाओगे? और चलो नेक्स्ट क्वार्टर में कर लोगे, तो क्या आज से 5 क्वार्टर बाद आप ये काम कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। आपको फाइनली तो अपना लोन बुक ग्रोथ ही बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप लोन बुक ग्रोथ नहीं बढ़ाओगे, आपका पैट नहीं बढ़ेगा। आपकी एसेट क्वालिटी जो 7, 8, 9 का ग्रॉस एनपीए था, 9 का ग्रॉस एनपीए बिलो 3% आ गया है। आपका जो भी एसेट क्वालिटी से पैट बढ़ना था उसकी कहानी हो चुकी है। अगर अब आप सिर्फ एसेट क्वालिटी के भरोसे बैठे रहोगे कि हम एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर करके पैट ले आएंगे, तो वो वाला खेल तो अब हो चुका है खत्म। अब आपको आपका लोन बुक पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका लोन बुक नहीं बढ़ेगा तो अब आपका पैट भी नहीं आएगा। अब चलो फाइनली दो दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, आरओए और आरओई, और दोनों ही गिर गए। आरओए ड्रॉप फ्रॉम 1.25% टू 1.13%, और आरओई ड्रॉप फ्रॉम 21% टू 17%।
मतलब जिस कंपनी का अब आरओई गिर रहा है तो फिर क्या ही बोलेंगे। और आरओई बढ़ा भी क्यों था? क्योंकि इनका पैट बढ़ रहा था। और पैट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी सुधर रही थी, प्रोविजंस कम करने पड़ रहे थे, और प्रोविजन कम करने पड़ रहे थे, इसलिए पैट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा था। और आरओई का हमने फॉर्मूला देखा ही कि उसमें आरओए इंटू लेवरेज। और आरओई का फॉर्मूला क्या होता है? आरओए का फॉर्मूला होता है कि हम देखते हैं उसमें नेट नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल लोन, सॉरी, डेट प्लस इक्विटी। तो नेट इनकम डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी होता है। और जब आपकी इनकम बढ़े जा रही है तो आपका आरओए बढ़े जा रहा है, इस वजह से आपका आरओई बढ़े जा रहा है। बट अब वो वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ देखना पड़ेगा। अब आपने एसेट क्वालिटी सुधार ली है, अब आप आगे चल के अपना लोन बुक ग्रोथ लाओ, लोन बुक को बढ़ाओ 19-20% से, एटलीस्ट 16-17% से तो ऊपर जाओ। जितने रेट पे एसबीआई और एचडीएफसी आपसे 3 गुना 4 गुना वाली बुक वाले बैंक पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा पेस ऑफ ग्रोथ लेके आओ, फिर आप अपना ईपीएस बढ़ाओगे। अब आपका ईपीएस आपके आपके ग्रॉस एनपी नेट एनपी नंबर नीचे लाने से और प्रोविजन कम करने से नहीं बढ़ने वाला। तो चलिए यही थी कहानी बैंक ऑफ बड़ौदा की। बहुत ही मतलब मीडियोकर सेट, मीडियोकर भी नहीं, बहुत ही बेकार सेट ऑफ नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतने रखना है। थैंक यू।